ये बयान दिया कि बुशरा बीबी की शक्ल उन्होंने पहली दफा निकाह के दिन देखी थी। पहले मुझे ये बताइए कि खान साहब तो सीता वाइट साहबा के साथ बारे में भी कहते थे कि वो उनको मिले ही नहीं, बल्कि उनसे उनकी एक बेटी है। तो लोगों ने कहा जी वो छोड़ा है, आप वो चले गए। कह रहे नहीं जी वो बताया बना दें, वो तो अंदर चले गए, वो अंदर बुशरा बीबी से मिलने गए थे। खान साहब की पॉलिटिक्स से हमें इतराज़ हो सकता है, लेकिन इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं कि उनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। अगर इनका नाम के आगे से चेयरमैनशिप हट भी जाती है तो क्या कोई इमरान साहब को ज़ाती तौर पे या पीटीआई को उसका नुकसान हो जाए? वो ताहयात कायद बन गए और प्रेसिडेंट बन गए उनके छोटे भाई। मज़ाहिर पर नकवी साहब के अगेंस्ट रेफरेंस दायर हुआ है। बहुत सारे हमारे ज़राए कहते हैं कि शायद उनके खिलाफ हैं, शायद बहुत मुश्किल होगा उनको अपने आप को बचाने का। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल चाल हैं आपके? मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, आपके प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं हसन नकवी। हसन से पहला सवाल बड़े मज़े का। हसन, चंद दिन पहले 8 सहाफ़ी इमरान खान साहब से जेल में मिले और उन्होंने ये बयान दिया कि बुशरा बीबी की शक्ल उन्होंने पहली दफ़ा निकाह के दिन देखी थी। तो इसके बारे में आपके पास क्या खबर है? मैडम मैं खबर पे तो बाद में आता हूँ, आप पहले मुझे ये बताइए कि खान साहब तो सीता वाइट साहबा के साथ बारे में भी कहते थे कि वो उनको मिले ही नहीं, बल्कि उनसे उनकी एक बेटी है। उसके अलावा हाजरा खान साहिबा की बुक आई है, वो ज़ुबान ज़द आम है, हर जगह उस पर डिस्कशन हो रही है। उसमें उन्होंने बताया, अपने हवाले से बताया कैसे उनकी मुलाकातें रहीं। फिर ऐसे इल्ज़ाम जो हैं इंसबात खान साहिबा, जो कि इनके करीबी दोस्त जो कि यूसुफ सलाउद्दीन साहब उनकी भी साहब कह दी हैं, वो हैं। कुछ दिन पहले मैंने ही खबर ब्रेक की थी, आपसे शेयर भी की थी। गुड्डी के नाम की खातून है जिनके साथ खान साहब का माशरा चलता रहा, वही बहुत जल्द मंजर यहाँ पे आने वाली हैं। आयशा गुलदारी को हम कैसे भूल सकते हैं? मतलब एग्जाम्पल आप देखते हैं, रेहान खान साहब की बातें की। आपकी बात कट रही है जी। ये मैं नाम नहीं लूंगी एंकर पर्सन का। उन्होंने अपने व्लॉग में कहा था कि एक और खातून पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए जल्द नजर में आने वाली हैं। इमरान खान साहब की मुश्किलात पैदा। जी मैडम, मैंने वो जिक्र किया ना एक खातून, वो उसका मैंने तो जिक्र भी कर दिया था। वो गुड्डी के नाम की खातून थी जो कि वज़ारे हुस्न से उनका ताल्लुक था। वो काफ़ी ये ओल्ड एज। मगर ये बुशरा बीबी के बारे में अब आई है कि क्या इन्होंने निकाह के दिन ही शक्ल देखी? मैडम वो ओन चौधरी साहब का बयान आप ऑलरेडी सुन चुकी हैं, और जो लतीफ़ हैं उनके मुलाजिम, वो भी बयान दे चुके हैं। मैं आपको इसकी असली कहानी सुनाता हूँ। ये बात है मैडम कोई आज से 10-15 साल पुरानी। अच्छा। खान साहब बैठे थे, मानिका साहब आपको पता है क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो कस्टम वगैरह में और ये जी बिल्कुल बिल्कुल ACDC वगैरह रहते रहे। हाँ। तो वो एक दफ़ा बैठे हुए थे अपने गाँव घर में, और उस घर में उनसे कुछ पठान लोग जो है ना, मतलब ये जो KPC इनका ताल्लुक था, वो आए हुए थे मिलने। तो खान साहब में बैठे थे। थोड़ी देर बाद खान साहब ने कहा कि जी मैं जो है ना बस इजाज़त देता हूँ, चलता हूँ। तो लोगों ने कहा जी वो छोड़ा है, आप वो चले गए। कह रहे नहीं जी वो बताया बना दें, वो तो अंदर चले गए, वो अंदर बुशरा बीबी से मिलने गए थे। खान साहब अपनी बात यूटर्न ले देते हैं। आपको याद होगा खान साहब खुद इंटरव्यूज में कहते रहे हैं कि मेरी मुर्शद हैं, मैं इनसे रूहानी तौर पे गाइडेंस जी वो तो मतलब मगर हो सकता है उस वक्त पर्दे में रह के देती हूँ उनको मशवरा। मैडम ऐसा नहीं है ना, मुलाकात होती थी। ओन चौधरी साहब ने तो क्लियरली कह दिया, ओन चौधरी साहब ने यही कहा कि मेरा मुंह और ना खुलवाया जाए तो बेहतर है। खान साहब बस झूठ ना बोले। खान साहब का मैडम इशू ये है, खान साहब के एक तो सहर अंगेज शख्सियत, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बेशक भले ही उनकी पॉलिटिक्स से ला के इख्तलाफ कर लें, बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारा काम भी है कि हम लोग मंजर यहाँ पे चीज़ें लाते रहें। खान साहब की पॉलिटिक्स से हमें इतराज़ हो सकता है, लेकिन इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं कि उनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। वो पॉलिटिक्स में भी हमने देखा कल्ट फॉलोइंग उनकी कन्वर्ट हुई, वर्ल्ड कप जीते, ऐसी चीज़ें मतलब लोग उनको फॉलो करते हैं। उनको इस चीज़ का एहतराम भी है, पता भी है। आप देखें ना उन्होंने वादे कौन कौन से किए, वो झूठ ही बोले। उन्होंने कहा था मैं गवर्नर हाउस को कन्वर्ट कर दूंगा यूनिवर्सिटी में, वो नहीं हुआ। उन्होंने लाखों जॉब्स का वादा किया, वो नहीं हुआ। उन्होंने घर बनाने का वादा किया, वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा 100 दिन में, वो नहीं हुआ। मतलब आप यू नेम इट ना, कोई चीज़ें हर चीज़ में यूटर्न लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं असम्बली जो है, वो भी तो प्रोग्राम था ना कि मुर्गियां सब पालेंगे और वही कह रहा हूँ ना मैडम, और फिर उससे बैक ऑफ कर गए। फिर आप देखें ना, एक बंदा अपनी खुद, ये आप उनसे किस चीज़ से कैसे डिस्करी कर सकती हैं कि एक बंदे ने अपने आप को पॉलिटिक्स में रखने के लिए कि किस तरह मैं वापस आ जाऊँ, उसने अपनी पार्टी का बेड़ागर्क कर लिया और 9 मई जैसा वाक़या कर दिया। हम जो मर्जी कहें, लेकिन खान साहब ने एक लाइन तो क्रॉस की। माजी में भी लोग एंटी स्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करते रहे हैं, BMLN भी किसी ज़माने में ज़ेर ताब रही बहुत ज़्यादा जी। लेकिन मैडम उन्होंने कभी अपनी लाइन तो क्रॉस नहीं की ना। मुल्क को पहले रखा, अपनी ज़ात को पीछे रखा, मुल्क को पहले रखा। भुट्टो साहब को यहाँ फांसी लगी है इस मुल्क में जी, लगी है मैडम। हाँ। उन्होंने कम से कम लाइन तो क्रॉस नहीं की ना। खान साहब तो चढ़ दौड़े, आपने रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को उकसाया, लोगों ने GH अटैक कर दिया। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी तो शुरू में लोगों के अंदर बेहद गम और गुस्सा था, जो कुदरती बात थी। लेकिन PPP की जो क़यादत थी, उन लोगों ने बड़े सख्ती से रोका और कहा कि आप लोग तोड़फोड़ नहीं करें, कोई ऐसी शरपसंदी ना फैलाएं,
हालांकि वो ऐसा इश्तियाल भरा माहौल था कि अगर वो कौन चाहते बोल तो सकता बहुत है? कुछ। आसिफ जरदारी साहब ने उसको पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और मियां नवाज शरीफ साहब जो उनके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ थे वो उनके साथ ही बैठ गए। उसके अलावा आपको याद होगा बीबी साहिबा ने और बल्कि अगर आपको याद, परवेज दाई को कहा था, कातिल ली काफली को कहा था, परवेज दाई के ऊपर शक का इजहार भी किया था कि ये साबिक फौज के साथ वाले बंदे जो ब्रिगेडियर थे उनके साथ मिलके, इजाज शाह साहब का नाम था और इनका नाम था, लेकिन परवेज दाई के साथ ये आसिफ जरदारी साहब ने हुकूमत नासिर बनाई, उनको नायब वजीर आजम भी बनाया, सीनियर मिनिस्टर का ओहदा दिया। बिल्कुल। तो ये पॉलिटिकल विजडम की बात है ना। खान साहब की प्रॉब्लम यही रही कि खान साहब हालांकि अगर आपको याद नहीं चाहते थे। नकवी, आपको याद हो जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई थी और अफसोस करने पहुंचे थे नवाज शरीफ साहब, सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया कि मैं ये इलेक्शन मेरी पार्टी नहीं लड़ेगी। जी ऐसे ही है, मतलब हालांकि वो राइवल्स थे। जी ऐसे ही मैम, यही है। तो खान साहब का प्रॉब्लम यही रहा ना, खान साहब ने पॉलिटिक्स में कोई ना पक्का दुश्मन भी आपका नहीं होता और पक्का दोस्त भी बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन आपको बंद गली में नहीं लेके जाना चाहिए ना। खान साहब को जब लोग कहते रहे कि भाई आप बातचीत कर लें, डायलॉग कर लें, तो वो किससे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। सबको कहते हैं ना ये सब चोर हैं, डाकू हैं, मैंने किसी से बात नहीं करनी और मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। आप खुद उन सबसे एनआरओ मांग रहे हैं। हाँ, अब खान साहब जितना मर्जी डिनाई करें, अभी खान साहब ने कहा है ना जी, अभी वो जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं मीटिंग का, उसमें उन्होंने कहा जी मेरे अवाम को बता दें मैं किसी से डील नहीं करूंगा, डील करके जाऊंगा नहीं। मैं खुद 3 चीज़ों का गवाह हूं मैडम, मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, किसी प्रोग्राम में, कि खान साहब एक बड़े कराची के बिजनेसमैन है जिसका नाम है AKD के नाम से जाने जाते हैं, अकील करीम डीडी। वो जब खान साहब 9 मई के बाद जब छूट के आए थे, ज़ाहिर उस वक्त उनके जज थे, चीफ जस्टिस साहब थे उमर ताब बंडियाल साहब, जिनकी काफ़ी सपोर्ट थी इनको हासिल थी। उमर ताब बंडियाल साहब ने जब उनको रिलीज़ किया था और कह दिया था कि ये भी ना पकड़ा जाए, तो ये लाहौर आए, तो AKD से इनकी मुलाकात हुई। AKD सबको करीब समझे जाते हैं। उनको खान साहब ने खुद कहा कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ने को तैयार हूँ, मेरा कोई जाने का इंतजाम करे। उन्होंने कहा नहीं भाई, अब जो आपने हरकत कर दी है ना, आपको बहुत मौका दिया कि अब आपके लिए कोई नहीं, आपको केसेस फेस करने पड़ेंगे। अब खान साहब ना साइफर केस में बचते नजर आ रहे हैं। ये निकाह वाला मामला जो है इद्दत के दौरान का, इसमें भी गवाहान उनके खिलाफ आ चुके हैं। साइफर में आजम खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो गवाही दे चुके हैं। उसके अलावा ये अल कादिर ट्रस्ट केस में भी खान साहब फंसते हैं, क्योंकि खान साहब के सिग्नेटरी थे और उन्होंने लोगों से वो जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसमें खान साहब ने आंखें बंद करा के लोगों से साइन करा। बैकअप कैसे कर सकते हैं? अच्छा नकवी, एक और सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ कि अभी तो ECP ने ये फैसला महफूज रखा है कि इमरान खान साहब जो हैं, जिनको उनके कोर कमेटी ने कहा जी हमने तो बस कह दिया कि जिंदगी भर के लिए चेयरमैन है, अभी उसका भी उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है। लेकिन मेरा सवाल ये है, डिप्टी चेयरमैन की तो मेरे ख्याल में उनकी पार्टी में कोई ऐसी शक नहीं है कि बने या केयर टेकर चेयरमैन। अच्छा, अगर ये चीज़ उनके नाम के आगे से हट भी जाती है कि चेयरमैन नहीं रहते, लेकिन असलियत तो यही है कि वो मेन पर्सन है जो गैल्वनाइज करते हैं और उनकी पूरी पार्टी उनके पीछे चलती है, चाहे वो किसी को भी सामने नॉमिनी सामने ले आए। तो अगर इनका नाम के आगे से चेयरमैनशिप हट भी जाती है तो क्या कोई इमरान साहब को ज़ाती तौर पे या PTI को उसका नुकसान हो जाएगा? मैडम देखिए, अब इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि हमने देखा माजी में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब फटे थे, वो उनको पार्टी की ओहदे से हटा दिया गया था, वो ताहयात कायद बन गए और प्रेसिडेंट बन गए उनके छोटे भाई। तो फ़र्क तो इस चीज़ से तो नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क आप ये देखें, खान साहब ने खुद एक गलत डिसीजन लिया है। गौहर खान साहब को आपने बनाया है, उन्हें कि देखें आप ये चीज़ तो हम नहीं भूल सकते कि सब PTI मुश्किल का शिकार है, उनके प्रॉब्लम्स में तो है, उसकी वजह वो खुद ही हैं। उन्हें 9 मई जैसा वाकया किया और दीगर चीजें जो रियासत के चढ़ दौड़े मामला जो भी हुए, उस वक्त इनको ऐसे बंदे की जरूरत थी जो पार्टी को यकजा कर सके और इलेक्शन डे की पॉलिटिक्स को समझता हो। आप पता है ये बात अक्सर मैंने लोगों से ये सुनी कि जिस तरह से इन्होंने उस्मान बुज़दार के मामले में गलती की, ये उसी नस्ल की मैडम मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि क्या वजह इसकी क्या है। आपने उनको बनाया। अच्छा, अगर आपने बहुत से लोग ये बात करे थे, सुनने में भी आया कि PTI जो है टिकटें देगी वकील हजरात को, जो वकील लोग हैं उनको टिकट दी जाएगी। अगर आपने वकील को ही बनाना था भाई, तो फिर आपके बहुत अली जफर हैं, मैडम अली जफर हैं, बाबर अवान हैं और आपके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स जो आपके करीबी दोस्त भी हैं मैडम, मैं अगर गलत नहीं हूं तो हामिद खान साहब, उनको बना सकते थे। उनकी पॉलिटिकल माइलेज भी है, पॉलिटिकल अक्यूमेंट भी है, लोग इलेक्शन डे पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, सीजन पॉलिटिशियंस भी हैं और लीगली भी वो अपनी आपकी पार्टी को डिफेंड कर सकते हैं। उनको आपने बनाया। अच्छा, अगर आपने उसमें नहीं बुलाना, किसी पॉलिटिकल लीडरशिप में देना है, तो भाई आपके साथ शफकत महमूद क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि वो चाहते नहीं थे कि कोई भी थ्रेट उनको करे? मैडम मैं बाहर का बंदा, मैं आपको उसी बात पे आ रहा हूँ। शफकत महमूद साहब मौजूद थे जो कि इस वक्त बड़े सीजन पॉलिटिशियन ऐसे ही है। उमर यूब खान साहब मौजूद हैं मैडम। उसके अलावा हमाद अजहर अभी तक आपके साथ हैं, वो गिरफ्तारी भी नहीं हुई, बेशक रूपोश है लेकिन मौजूद हैं। वो थे। अभी आपने देखे ना टेक्निक क्या है आपने। हाँ, अभी अब जो नए नॉमिनेट जो अनाउंसमेंट की गई है, शाह महमूद कुरैशी एज इट इज वाइस के चेयरमैन ही है, जिनको खान साहब पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे।
जिन्होंने 5 महीने में करप्शन के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, मैं परवेज दाई साहब की बात कर रहा हूँ, वो एज यूजुअल जो है सेंट्रल प्रेसिडेंट ही हैं। तो खान साहब बेसिकली इनसिक्योर हैं। वो उनको जैसे बुज़दार को क्यों बनाया था कि वो जो मर्जी पंजाब में फराग होगी या चीफ मिनिस्टर रही, बुज़दार जैसा नालायक आदमी, मतलब इसका नुकसान पीटीआई को अभी तक हो रहा है। अगर किसी वजह से पीटीआई की फैन बेस भी जिस चीज़ से मुखालफत करती है ना खान साहब की, वो यही है कि ये भाई ये बुज़दार कहाँ से आ गया था। तो बात यह, खान साहब इनसिक्योर थे, उनको लगता था कि ऐसा बंदा होना चाहिए वीक हो और खान साहब मैनेज कर लें। उस चक्कर में खान साहब की ना सारी पॉलिटिक्स मैडम उनके इर्द गिर्द घूमती खुदी, वो अपनी जात से बाहर निकल के नहीं, मतलब आपका ये है कि वो किसी और को रियल पावर ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे। ये बात हो, ये सही है। अच्छा ये बताएं, एक जरा इधर की सियासत से हटके हम बात कर लेते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो जस्टिस ऑनरेबल मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के अगेंस्ट रेफरेंस दायर हुआ है, उसके बारे में आपके पास अगर कोई खबर है तो आप ज़रूर शेयर करें प्लीज़। मैडम उसके बारे में ना, ये एक हमारे दोस्त ही हैं, वकील भी हैं, मियां दाऊद साहब, वो पहले जर्नलिस्ट भी रहे हैं। मैं पहले बता दूं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ही यूज्ड टू वर्क फॉर द नेशन में कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते रहे। अच्छा। फिर बाद में उन्होंने लॉ पढ़ा और बड़े अच्छे वकील अब बन चुके हैं। अब देखें लाइमलाइट में रहे वो, इसको सबसे पहले लेके आए थे, रेफरेंस सबसे पहले उन्होंने दायर किया था। उसके बाद मुख्तलिफ बार एसोसिएशन से कुछ 10 के करीब रेफरेंस जो हैं जस्टिस साहब के अगेंस्ट आ सके, मिसकंडक्ट के, करप्शन के इल्जाम हैं, बेंच फिक्सिंग वगैरह मामला हैं। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, बड़े सीनियर जज हैं। वो जो है मैडम उसमें पूरी तरह फंस गए थे। फिर मैंने एक वीलॉग भी किया था जिसमें मैंने कहा था ये इशू जो टेकअप होगा, और मैंने 3-2 से बताया था कि फैसला आएगा, और वही हुआ। उनको जो शोकॉज पहला नोटिस जारी हुआ वो 3-2 से ही हुआ। उसमें 3 लोगों ने कहा कि इनको शोकॉज जारी होना चाहिए, और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस जाजुल एहसन साहब ने और जो अमीर भट्टी साहब हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि जी इन दोनों ने कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद 3-2 से मेजॉरिटी डिसीजन था, तो वो शोकॉज नोटिस जारी हो गया। खैर मज़ाहिर नकवी साहब ने उसको चैलेंज किया। अब हुआ ये कि जब दूसरा शोकॉज नोटिस जारी हुआ मैडम, वो 3-2 जो था वो 4-1 हो गया। अमीर भट्टी साहब भी जो हैं वो भी एग्री कर गए, जब उनको कुछ शवाहिद दिखाए गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, तो वो भी एग्री कर गए। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, मियां दाऊद साहब ने अब कोर्ट में चैलेंज कर दिया है प्रेजेंस ऑफ जस्टिस जाजुल एहसन इन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। उन्होंने उन दो को चीफ जस्टिस साहब के बारे में कहा कि ये नहीं होना चाहिए, तो मियां दाऊद साहब ने काउंटर करने के समझे उन्होंने ये डाल दिया है, दरखास्त दे दी है कि जी ये क्योंकि ताल्लुक भी रहा है और मुख्तलिफ मामलात में बेंच फिक्सिंग रिलेटेड अमीर डोगर्स में जो डोगर साहब थे CCPO केस उसके वाले मामले से उसके साथ वो जो रेफरेंस जारी किया उसमें उन्होंने वो ज्वाइन भी किया। तो अब अगर जाजुल एहसन साहब भी मैडम नहीं रहते पार्ट, तो ये तो जज साहब को और प्रॉब्लम हो जाएगी कि उनके हक में अगर कोई एक आवाज़ थी वो आवाज़ भी मौसर आवाज़ भी बंद हो जाएगी, और ये शायद वो तो ये क्या करेंगे, विल ही जस्ट रिजाइन? मैडम रिजाइन करने का जो अभी तक हमारी इतलात यही है कि वो रिजाइन नहीं कर रहे, ही वांटेड टू फाइट इट आउट, और वो उनके बच्चे जाहिर है वो उनके दोनों बेटे भी साथ इन्वॉल्व है, वो कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई चीज़ नहीं की, लेकिन जाहिर है प्रॉब्लम इस वक्त फंसे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे ज़राए कहते हैं कि शायद उनके खिलाफ हैं और शायद बहुत मुश्किल होगा उनको अपने आप को बचाने का। हम देखते हैं आगे आने वाले दिन में कैसे होगा, लेकिन अभी बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो बच पाएं, और बहुत ज़्यादा चांस है कि वो पाकिस्तान में तो सिचुएशन बदलते देर थोड़ी लगती है। दूसरी मैडम वो शायद वेट कर रहे हैं कि जस्टिस जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो रिटायर हो जाए। अच्छा, अभी तो उनको तो साल से ऊपर। देखिए मैडम वो प्रोलॉन्ग करने के लिए दरखास्तें दी गई हैं ना इनकी तरफ से मुख्तलिफ जगह पे कि जी ये जो है मुझे सुना ही जा रहा, मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, और उसकी फॉर्मेशन को चैलेंज कर दिया, फिर कह दिया स्वाब दी नहीं है इनकी सुनने की। तो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू यूज डिलेइंग टैक्टिक्स। और अगले जो चीफ जस्टिस हैं उनसे उनका करीबी ताल्लुक जानते हैं सब लोग, जाजुल एहसन साहब है, तो ये सारे जो जजेस थे वो आपको पता है ये बेंच। अब तो हम इसमें कोई मैडम कहने की ढकी छुकी बात नहीं है, ये ग्रुपिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो जो उनकी साइड के जज हैं अगले चीफ जस्टिस वही होंगे, तो वो शायद वेट करते हैं कि वो अगर आ जाते हैं तो तारिक मसूद साहब हैं, वैसे तारिक मसूद साहब के साथ बात वही है अगले, तो वो इनका टाइम डिले करना चाह रहे हैं कि ये बुरा टाइम जो इस वक्त चल रहा है इसी तरह टाइम गेन कर लें और चीज़ें बेहतर कर लें अपने लिए। बहुत शुक्रिया नकवी, आज आपने हमें फिर ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह ताला आगे भी आपको तकलीफ देंगे, इलेक्शंस भी आने वाले हैं, उसकी भी गुफ्तगू सारी शुरू होगी तो हम आपको ज़रूर तकलीफ देंगे। ख़वातीनो हज़रात, आपको प्रोग्राम पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना बिल्कुल मत भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी मौजू पे आवाज़ उठाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली दफ़ा के तक के लिए खुदा हाफिज़।